Okay. Question 15. Our topics are for today are scrambling and log and loading. Scrambling and block and loading. So what is the background? The background for block encoding and scrambling is the DC component, the loss of synchronization, the baseline rendering, and some of the simple schemes. So this is the second line of defense, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सिंपल स्कीम है जिसमें हमारे पास बेसिक एडवांटेज है तो उनकी ऐसी डिसएडवांटेज जो है उनको रिमूव करना, लाइक लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड डीसी कंपोनेंट. ठीक है, तो एक उससे पहले जब हम स्टार्ट करें हम देखेंगे एक जनरलाइज्ड जो हमारे पास एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जिसमें आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी और डिजिटल सिग्नल ही चलेगी, तो उसका ब्लॉक डायग्राम फॉर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द थिंग्स दैट यू विल गेट और ट्रांसफर इनसाइड द सिग्नल. सो इन दिस वी विल हैव अ सोर्स ऑफ डेटा. Where will be this data stored as a source? Shabash. Primarily, it can be in your hard disk. ठीक है? Or it may be generally, it may be in real time produced by your processor. Or it may be something that has been taken in from some input device. These are the sources of data. जैसे फॉर एग्जाम्पल चैटिंग कर रहे हैं तो डेटा कहाँ से जनरेट होता है? कहाँ से जनरेट होता है? कीबोर्ड है ना. So we are sending text that is being generated real time from some input device. What is that input device? A keyboard, a keypad on your mobile phone, है ना, ठीक? And then तो उसके बाद जैसे आप उसी चैट एप्लीकेशन में फोटोग्राफ सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? That is storage. It can be in the hard disk of your device or it can be in your flash memory of your device, है ना, तो वहाँ से भेजते हैं. Or it may be something that is directly generated by the processor. Means कोई एप्लीकेशन चल रही है उसमें कुछ इनपुट्स आ रहे हैं जिसकी बना करके आउटपुट आ रहा है, ठीक है. जैसे गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, जैसे गेमिंग हो रही है वो रियल टाइम में कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहा होता है, उसकी जो आउटपुट है वो दूसरी ज्यादातर साइड से जाते हैं, ठीक है. तो ये आते हैं वेरिएबल्स. ये तीनों चीजें जो है दे कैन बी द सोर्स ऑफ डेटा. So, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि एक्चुअली दिस डेटा इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. तो मैंने फिर बोला कि 0 और 1 को टारगेट नहीं होती, ठीक है, ताकि ये आगे जा सके, तो इसलिए हम इनको सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन रियलिटी ये है कि ये 0 और 1 है ना, जब तक कि आपके इन डिवाइसेस में लाइक हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और इनको डिवाइसेस रख लेंगे, इफ इट इज इन हार्ड डिस्क और इन स्टोरेज इट मे बी इन दैट डोमेन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क में, सो इट्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डोमेन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके फ्लैश मेमोरी में, सो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इन मॉसफेट, ठीक है. इसी तरीके से मैंने सपोज ये किसी ब्लू रे डीवीडी में है या सीडी ड्राइव में,
So it's in the form of bits, opacities and transparency. But क्या वही चीजें रन होती आगे? नहीं, वहां पे भी आपके पास जो ये चीज से बाहर आता है, it's again in the form of a signal. वापस सिग्नल ही होगी, मगर इस सिग्नल का जो डोमेन होता है वो छोटा होगा। मतलब ये इस सिग्नल का जो डोमेन है वो आपके जो आईसी है प्रोसेसर, ठीक है, वो वहां तक हो सकती है। दैट मींस का डोमेन जो है दैट इज द बाउंड्री ऑफ योर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो चिप आप इस्तेमाल की। लेट्स सपोज द प्रोसेसर चिप। तो इस प्रोसेसर चिप के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट है, आपके पास डेटा पाथ है जहां से आपकी इंटरनल सिग्नल चल रही है, आपके पास अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग यूनिट है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इंटरनल डेटा पाथ जो आपके पास है वो भी तो सिग्नल से रन कर रहा है। ये हो गया एक लेवल पे। उसके बाद दूसरा लेवल। सर सर ने बोला आप कितने बजे तक क्लास ले रहे हैं? उनकी ला रहा है और दूसरा उन्होंने बोला सर को बोला आप कितने बजे क्लास ले रहे हैं? मैं दे रहा हूँ 11:30। और आज क्या वाली है वो मुझे लैब लेंगे सर हमें ना कोऑर्डिनेशन वहाँ से उनकी है ये तो आपकी कोई बात नहीं, वैसे भी एमडी का वाला है तो 11:30 हम उनको बता रहे हैं। सो दैट इज सेकंड लेवल। दूसरी लेवल क्या है? द आईसीज आर ऑन। आईसी पर हवा में होती है। अगर आप इस मोबाइल को भी खोलोगे या आप कंप्यूटर को खोलोगे, ठीक है, उसके बाद अंदर वाली चीजें देखोगे तो सब आपको आईसी दिखेंगे अंदर छोटी छोटी। लेकिन वो आईसी किस पे होती है? तो सारी आईसी किस पे लगाते होते हैं? दे आर ऑन ए पीसीबी एंड वी नॉर्मली कॉल इट एज मदरबोर्ड, ठीक है। तो उस पे ये आईसी है, दूसरी आईसी है, तीसरी आईसी है, चौथी आईसी, बहुत सारी आईसी है। देन यू हैव लाइंस रनिंग बिटवीन देम, दैट मींस देयर आर बसेस रनिंग बिटवीन देम, ठीक है। अगर ये इंटरनली था डेटा पाथ, वहां इसको बोलते हैं डेटा पाथ, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर क्या? इससे ऊपर ये हो सकता है डोमेन कि आपके पास एक मदरबोर्ड है, लेट अस सपोज फॉर सिस्टम 1 एंड वहीं पे दूसरा सिस्टम है नजदीक, दैट इज सिस्टम 2। ओबीएसली उस सिस्टम पे भी आपके पास चिप्स होंगी, आईसी होंगी, उसके इंटरनल कनेक्शन होंगे, बाकी होंगे, बट देयर विल बी सम थिंग्स, सम लाइंस रनिंग बिटवीन दीस टू बोर्ड्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे पर फिर पीसीबी टू पीसीबी कम्युनिकेशन या मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड कम्युनिकेशन बढ़ गया डोमेन। इसके ऊपर और बढ़ेगा तो डोमेन कहाँ बढ़ेगा? इट विल मूव टू ए सिस्टम। ये पूरा आपके पास एक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम 1। फिर दूर आपके पास यहाँ पे दूसरा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम 2, ठीक है। Obviously in that computer system 2 all of these things will be there. You can say it domain as. So then you have to connect this system 1, computer system 1 to this computer system, ठीक है। ये मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है कि डेटा कम्युनिकेशन के पहले भी 2 लेक्चर्स थे कि डोमेन्स, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक जा सकता है। It will start from, कहाँ से स्टार्ट होता है? If you remember it from lecture 1 or 2, पहले या दूसरी में नहीं था, जो अपलोड किया था ऑनलाइन। It simply starts with transistor, that is transistor network, and it ends at D-space networks, ठीक है। तो जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, they start from, इसमें कहाँ होगा? हमें उसको क्या पता है? नेटवर्क्स क्या है? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। हाँ, उसमें एक बार मैंने बोला था कि कहाँ सबसे छोटा क्या है? ये नहीं, लैन में नहीं, और जब ओवरऑल नेटवर्क देखते हैं वायर पर डोमेन कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, एरिया कितना बढ़ सकता है। नहीं बोला नहीं बोला, मुझे फिर से देखिए मैं बोला था, पता नहीं उसमें ये मैं बोल रहा हूँ, बस यही है जिस थिंग दैट आई डिस्कस, ठीक है। वो जब आप नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो सब पर नेटवर्क एनालिसिस इज दैट नेटवर्क्स आर देयर ग्राफ्स यूज्ड, आर देयर ब्रांच एंड नोड्स, यस। मगर पहले क्या लिखा हुआ? व्हाट आर द ब्रांच एंड नोड्स? दे आर सिंपल लॉजिक सर्किट एलिमेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है। देन यू मूव टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। तो दो ही थोड़ा सा बढ़ता है,
Then what do you connect these lump elements and transistors, diodes and other things, that is active elements. But the other product फिर आप थोड़ा आगे जाते हैं you move to analog electronics 2 जहाँ पे आप linear integrated circuits पढ़ते हैं like operational amplifiers है ना, timers and other IC. तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया जाता है चिप का IC जिसके ऊपर वो सारी चीजें लगाते हैं, ठीक है. तो फिर उस चिप के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड, वो भी एक नेटवर्क है. अब इसी तरीके से फिर उसके बाद IC to IC कम्युनिकेशन, फिर IC ब्रेडबोर्ड पे लगती है, सॉरी मदरबोर्ड पे लगती है, यहाँ पे दूसरा IC मदरबोर्ड पे लगती है, फिर इनके दरमियान वाला कम्युनिकेशन. Then it will make a system for the one mobile and this will make a second mobile, then mobile to mobile communication. और इसी तरीके से बढ़ता है. Then it goes to the other things जो आपके पास है NAN और ये लास्ट में हमारे सबसे बड़ी चीज कौन सी है, DSN, Deep Space Networks, यानी कि the communication that takes between Earth stations and space stations and between planets and other things, between satellites and other things, ठीक है. तो कितना बड़ा नेटवर्क होगा जो मतलब between your celestial bodies हो, ठीक है. That is a big. तो खुद ही देखो कितनी छोटी चीज है. अब इन सब चीजों में जो आपका मेन मसला है, that is the thing जिसको हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, that is the length, that is the range, कितनी दूरी, ठीक है. सो अगर हम देखेंगे एक IC के अंदर, तो ओवरऑल पूरी IC 1 सेंटीमीटर के अंदर समाती है, जिसमें आपके पास लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं. सो लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर्स को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, डेटा शेयर करना है, ठीक है. But the whole space lies in 1 centimeter square, and you have to move to DSN, where the nodes, the branch, ठीक है, are how many kilometers apart, thousands and lakhs kilometers, ठीक है. ये मसला है, lakhs का अरबों किलोमीटर दूर होता है, ठीक है. तो दूरी देखिए कहाँ से लेकर कहाँ से जाएगी. तो अब जो यहाँ पे सिग्नल्स हो रही है रन in the data path or in the data bus, they obviously will be low current, low voltage signals, ऐसा ना. तो वहाँ पे आपके पास चलेगा 1.7 वोल्ट भी चलेगा, और करंट आपकी चलेगी वो माइक्रो एम्पियर्स में भी चलेगी, कोई मसला ही नहीं. Why? Because this distance is very small, length is very small. As you move from system to system to system, जितना अंदर इधर जाएंगे, उसमें length is increased. आपकी जो सिग्नल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको भी बराबर वैसे ही चेंज करना है. और वो पैरामीटर्स है द सेम पैरामीटर्स दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैव, ठीक है. तो कौन कौन सा पैरामीटर, VIPT से ज्यादा पैरामीटर हम यूज कर रहा है. डिफरेंट चलो वोल्टेज, पावर, टाइम और फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है. तो इससे रिलेटेड आपको पैरामीटर्स बराबर हैं. तो वही पैरामीटर्स हैं यहाँ पे देखें. लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है. बेसलाइन बैंड इज रिलेटेड टू बेसलाइन बैंड इज रिलेटेड टू वोल्टेज योर बेस. और क्या कहें, हाँ, बैंडविड्थ इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड पावर, ठीक है. तो जो भी हम देख रहे हैं इसकी VIPT से रिलेटेड इस पूरी दुनिया में चलता है, एज लॉन्ग एज देयर इज इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है. जब तक हम इलेक्ट्रिकल चीजों के साथ काम करें, बस वही है. So that means if you have source of data, it will be from this, any of this. तो जिसको हम zeros और ones कह रहे हैं वो internally असल में zeros और ones नहीं है. They would have been represented as different things in hard disk, but when they come towards your medium, क्योंकि यहाँ से आप आपका medium जिसको आगे जाना है दूसरे डिवाइस तक, ठीक है, वहाँ पे भी वो होते हैं टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट थी. उनके भी जो पैरामीटर्स हैं वो भी रिलेटेड है VIPT के. मगर मसला ये है वहाँ पे जो रन हो रहा है आपकी डिस्टेंस जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है, एरिया बहुत कम है, ठीक है. तो इसलिए परेशानी ज़्यादा नहीं है. अब परेशानी बढ़ेगी जब आप और दूसरा डिवाइस सोर्स ऑफ डेटा और जो ये है सिंक ऑफ डेटा दैट इज योर रिसीवर साइड. तो जब आपके पास यहाँ पे देयर विल बी अ ट्रांसमिशन लाइन, तब जाकर प्रॉब्लम होती है. दिस हैज एन एम्पल लेंथ जैसे 100 मीटर्स 200 मीटर्स एंड समथिंग लाइक, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती. बिकॉज हमने एक बार ये बोला था कि ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स जो होते हैं मैक्सिमली all transmission impairments are directly proportional to length, and
हमने ये भी बोला कि जो आपके पास एनालॉग बैंडविड्थ है, दैट मींस जो आपके पास डिजिटल बैंडविड्थ है, ठीक है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, है ना। जितने ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट बढ़ेंगे आपकी एनालॉग बैंडविड्थ और डिजिटल बैंडविड्थ क्या होगी, कम होगी। मैंने यहाँ पे क्यों 3 ये लगाए, बिकॉज डिजिटल बैंडविड्थ एक्चुअली कम्स फ्रॉम द एनालॉग बैंडविड्थ। आपकी जितनी ज्यादा एनालॉग बैंडविड्थ होगी, सॉरी इसको दूसरे तरीके से लेना है, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एनालॉग बैंडविड्थ को 2 तरीके से लेना है यहाँ पे। एक हो गया ना एनालॉग बैंडविड्थ, मगर दूसरा है जो चीज हमने डिस्कस की थी, दैट इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली बाय मीनिंग माय एनालॉग बैंडविड्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज सेंटर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज़ जितना हम जाएंगे ना शिफ्ट ऊपर, सो फ्रीक्वेंसी आर वेरी हाई, सो वी कैन पुट मोर नंबर ऑफ बिट्स। सर ये सब मुझे लगता है कंफ्यूज हो गई, मैं कंफ्यूज दूर करूंगा। देखो मैंने बोला था ना 3 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ फॉर एग्जांपल, पिछली बार मैंने बोला इफ यू वर्क ऑन 1 किलोहर्ट्ज, then from 0 to 3 kilohertz you will have 3 kilohertz bandwidth, but if you move the same to 10 megahertz और वहां पे बैंडविड्थ रखोगे फिर से 3 kilohertz, what is the difference here and here? That is the center frequency। मगर इसकी फ्रीक्वेंसी पानी 17 megahertz, so अगर मैं बिट्स डालना स्टार्ट करूंगा, so normally if I take a clock, so if I set a clock here it will be 1 kilohertz clock, means like this। If I set a clock here, it will be 10 megahertz clock, because fundamental frequency here will be for 1 kilohertz and here it is 10 megahertz। So अब जब डिजिटल बैंडविड्थ हम लेंगे तो obviously हम डाल सकते हैं 10 Mbps minimum, because this is 0, this 1, this is 0, 1, 0, 1, 0, समझा था ना। और यहाँ पे आपके पास खाली रहेगा 1 kbps। तो इसका मतलब है जो आपके पास डिजिटल बैंडविड्थ है वो बेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, वो होगी वो सेंटर फ्रीक्वेंसी। आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा एनालॉग बैंडविड्थ का कोई मतलब, मगर हम एनालॉग बैंडविड्थ को नॉर्मली किस राव से लेते हैं कि आपके पास जो कंपोजिट सिग्नल है डिजिटल की, उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, जितने कम होंगे उतना अच्छा है। फॉर व्हाट? फॉर चैनल, फॉर चेकिंग आउट द चैनल कैपेसिटी। ओके, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, मींस ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स बढ़ गए तो आपकी जो डिजिटल बैंडविड्थ है ये, और जो आपके पास तरीका है कि आप कितने बिट्स सेंड कर पाएंगे, दैट इज रिड्यूस। इट्स बेटर टू कीप ओनली, नॉट टू अवॉइड कंफ्यूजन, इट्स बेटर टू कीप द डिजिटल बैंडविड्थ ओनली, यू विल रिड्यूस द डिजिटल बैंडविड्थ एज द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स इंक्रीज। अच्छा, यहाँ से हमने बोला ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, so that means digital bandwidth will be inversely proportional। जैसे जितनी हम लेंथ बढ़ाएंगे अपने मीडियम की, obviously we won't be able to transfer more bits, in fact power, because of transmission impairments। जो हम इस वक्त देख रहे हैं ऐसे उनको अलग से देखना है फिलहाल, दे आर सेट, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक एटेन्यूएशन, नॉइज, इंटरफेरेंस, जिटर, डिस्टॉर्शन। सर क्या इंटरफेरेंस के बाद क्या चलेगा? हाँ, जिटर। जिटर सही क्या होता है? जिटर ट्रिपलिनेस, इसके बाद ये टॉपिक है, जिटर, डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस, नॉइज, एटेन्यूएशन, ठीक है। All of these are actually transmission impairments. All of them will increase as length increase, and as transmission impairments increase or length increase, digital bandwidth will reduce। तो इसलिए हमें ख्याल रखना कि जब भी हमारे पास लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, हमें उन सब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के साथ जूझना है। अगर वो वहां से ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट से अटैक कर रहे हैं तो हमें भी किसी तरीके से अटैक करना है ना, काउंटर अटैक करना है ना। सो हाउ कैन यू काउंटर अटैक? वन ऑफ द वेज इज टू डेवलप गुड मीडिया। जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है
एट द फिजिकल लेयर हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे ट्रांसमिशन मीडिया बनाएं। अच्छे ट्रांसमिशन मीडिया जो नॉन टेक्निकल टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड ट्रांसमिशन मीडिया? दैट इज सिंपली जिन पे आपके ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स का ज्यादा असर नहीं हुआ। इसीलिए अगर हम सिंपली कॉपर केबल्स देंगे वो भी आपको कम से कम डिफरेंट 10 तरीकों के मिलेंगे, ठीक है? लाइक सिंपल ट्यूब पेयर वायर, उसके बाद आती है शील्डेड ट्यूब पेयर वायर, उसके बाद आती है सुपर शील्डेड ट्यूब पेयर वायर, ठीक है? उसके बाद ये आती है सिंपल शील्डेड ट्यूब पेयर वायर विद सम गेज। गेज पे क्या हो जिस तक अंदर तार आए तब तार अ पर्टिकुलर डायमीटर, समझे? देन द सेम थिंग विद अ डिफरेंट गेज, सो डिफरेंट गेज, देन डिफरेंट शील्डिंग्स। और दूसरा हो गया whether you twist a wire or don't twist a wire, that second to be ready, वो हमें देखना है, ठीक है? ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उन चीजों पे हो गया ध्यान, जब हम किधर की ओर ध्यान लेंगे कि हम ट्रांसमिशन मीडिया को अच्छा बनाएं, या वो शिफ्ट द ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे अभी हम कॉपर केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स का उस पर असर नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम होता है। दैट इज द थिंग। So we have to work the basic thing, the research is where do you work on the media itself, ठीक है? अभी बिट्स इसको छोड़ो जो इसमें से जा रहा है, make them good. What is the second thing? The second thing is use good modulation techniques. The next step, that is working with the signals, so you can have good modulation techniques. You can have जैसे ये है good encoding techniques, good multiplexing techniques. So अच्छा वो भी किया आपने, पहुंच गए हम किसी लेवल पे। Then at a third level, what we can have? Good error detection techniques. And then error correction techniques. ये error detection, error correction हम कब करते हैं? जब हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं, कि हमने अपने हिसाब से पूरा कर दिया, we have done the best, keeping the general design consideration, वो जरूरी है, यानी कि cost, ठीक है? अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, for example, good media में अगर हम super shielded telescope पेयर वायर लगाएंगे with highest gauge, ठीक है? उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें क्या करना होता है? अगेन द इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ। तो इनमें से कोई सिलेक्ट करो, फिर इनमें से कोई सिलेक्ट करो, फिर इनमें से कोई सिलेक्ट करो, ताकि आपके पास जो कंसिडरेशंस है, जनरल इंजीनियरिंग कंसिडरेशंस, इनका सब फुल हो। और वो क्या क्या है? कॉस्ट, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, समझा? वो चीजें जो जनरल आपके पास कंसिडरेशन होती है वो बराबर है। इसलिए यू हैव टू देन चूज। इसीलिए जो इंजीनियर्स का पर्टिकुलर टीम है जिनको बोला गया है डिजाइन करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, दे ऑलवेज हैव टू चूज बिटवीन मेनी थिंग्स, ठीक है? एंड ट्रेड ऑफ एंड देन रीच टू अ कंक्लूजन जो उनको चाहिए वो ले लेंगे। वरना अगर आप इसमें से भी बेस्ट लेंगे, इसमें से भी बेस्ट लेंगे, इसमें से भी बेस्ट लेंगे, सो कॉस्ट विल गो स्पाइक अप, खबर को दस जरा, ठीक? वैसे भी बंदे होते हैं जिनके लिए वो जरूरी है, जैसे मिलिट्री, ठीक है? मिलिट्री में कॉस्ट डजंट मैटर, तो वहाँ यूज द बेस्ट टेक्निक्स पॉसिबल, तो आपको हर चीज बेस्ट मिलेगी। लेकिन कमर्शियल के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू थिंग्स अंडर कॉस्ट। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास जो लेंथ बढ़ गई, तो आप देखिएगा अब क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जगह पे है, हाँ, अब इसको जाता है थोड़ा सा और। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सिग्नल्स हैविंग स्मॉल वोल्टेज एंड स्मॉल करंट। अब जब ये डेटा अवेलेबल है, सो व्हाट विल बी द इनपुट? सो obviously there will be a डिब्बा in which two things will be fed. एक है डेटा जो आ रहा है और वो क्लॉक जिसकी इवज हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है? एंड देन पुट आउट दिस विल बी आउट।
I don't know what lies in that number. It's a black box. But in order to start with the design, ऐसे को मैंने कुछ अंडा बच्चों जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, the data that is available with us is either on the data bus or is from the input device, from the processor or something. Then I have this data available and I have to have a clock, ठीक है, जिसके बिना पे ये डेटा आगे सेंड किया जाएगा. Important. Then you will have this as transmission line. ठीक है. अब उसके बाद मसला है यहाँ पे जो ये is there any interface between this hard disk and your this DABA? If you move to microprocessors में आप एक चीज पढ़ते हैं या माइक्रोकंट्रोलर पढ़ते हैं. अच्छा पढ़ा तो serial communication. Serial communication जब आप करते हैं more related to that. वो भी आपके पास ऐसी communication है जहाँ पे जो सिग्नल है वो डिजिटली ही जाता है. It goes as bits. समझे? Because your length is at most 1 या 2 या 3 मीटर, तो आपको प्रॉब्लम ये एनालॉग ट्रांसमिशन नहीं करना पड़ता, आप डिजिटली भेज सकते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले आफ्टर यू हैव द माइक्रो प्रोसेसर एंड लास्ट कोई चीज होती है उसके बाद आप सिग्नल भेजते हैं. क्या होता है? शाबाश. और उसको जनरली क्या बोलते हैं? What are those things called? Encoder. उसको बोलते हैं सीरियल डैश. शाबाश. उसको बोलते हैं सीरियल बफर. बोलते हैं बफर. So we have buffer here. हाँ. यही बफर होता है जिसमें आपके पास स्टोर किया जाता है वो बाइट जो आपको भेजनी है. ठीक है. और ये जो क्लॉक है ये इसी के वजह यहाँ से चलती है. ये क्लॉक दोनों को करता है आपको कंट्रोल, क्योंकि जो डेटा आपको भेजा वो ऑलरेडी इस डब्बे में आपके रखा हुआ है. दैट्स कॉल्ड बफर इज नथिंग बट टेम्परेरी मेमोरी. ठीक है, जहाँ पे आप वो बिट स्टोर करेंगे जो आपको भेजनी है. लेट अस सपोज आपको एच भेजना है. हाई पहले आपको एच भेजना है ना. सो एच व्हेन एनकोडेड यूजिंग ASCII will have 8 bits. Let us suppose H is WAG0.7. So this is the binary string representing H. So where will this H go if it is in hard disk or you have pressed the H button on your keyboard, or it is the high or it is stored as H in your hard disk, or it is an output. ठीक है, from your processor. That's it. तीन में से जब ये आएगा इसको बाहर निकालना है. This bits will be stored here 1 0 1 1 0 1 0 8 bits. Obviously, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि this buffer will be a parallel to serial converter. Why? Because internally जो आपके पास microprocessors normally होते हैं, they are parallel devices. They have buses, 8 bit bus, 16 bit bus, 32 bit bus, 64 bit bus. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास जो buffer होगा ये आप बाद में करेंगे इसको कन्वर्ट टू सीरियल. राइट ना? मगर ये जब कन्वर्ट करेंगे इसको पैरेलल टू सीरियल, ये किस बिना पे करेंगे? आपने पढ़े होंगे बफर्स या रजिस्टर्स. इसमें जो आपके पास ये रजिस्टर जो यूज हो रही है एज अ बफर, लेट अस सपोज इट इज अ पैरेलल इन सीरियल आउट. अब जो पैरेलल आपने डेटा ऑलरेडी इसमें स्टोर किया है, अब आपने एक बिट करके निकाल लिया बाहर. सो वो विल डिटरमाइन कि कब निकले. दैट बी क्लॉक. लेकिन उस पे क्या होता है? उस पे क्लॉक नहीं लिखा होता है ना. व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड एनेबल होता है. Yes, sir. सो ऑन दैट रजिस्टर यू हैव एनेबल. सो व्हेनेवर यू एनेबल आउटपुट नियर एनेबल, यू एनेबल द आउटपुट एनेबल. समझ आया? सो व्हेन यू डू 8 enables, so 8 bits will come serially. अब वो कितनी तेज निकलेगी दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना तेज एनेबल देंगे. और वो कौन दे रहा है यहाँ पे? मीन जितना आप क्लॉक तेज चलाएंगे उतनी तेज की एच की जो बिट्स है वो बाहर आएगी. अब मसला यहाँ पे फिर ये डाबा क्या है? ये डाबा सिंपली इंटरफेस है जो क्या करेगा काम, जो आपकी ये सिंपल बिट्स है जो यहाँ से आ रही है 1 0 1 1 0 1, इनको ऑब्वियसली एनकोड करेगा उस लिहाज से जिस लिहाज से हमने अभी तक पढ़ा. ठीक है, यानी कि चाहे आपको NRZ-L करना है, NRZ-I करना है, आपको RZ करना है, मैनचेस्टर करना है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर करना है, आपको सीडो टर्नरी करना है, AMI करना है, आपको MLT3 करना है. जो भी तरीका आपको चाहिए वो कर लो, तो वो इस डब्बे में होगा. ठीक है.
सो अब ये डब्बा अगर मैं बोलूंगा आप लोगों को ये डब्बा मुझे इंप्लीमेंट करके दो इफ यू आर यूजिंग अ सिंपल स्कीम लाइक NRZL, ठीक है, एंड द स्कीम्स वोल्टेज आर 12 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन में जो चलेगी डेटा द सिग्नल विल बी 12 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। और जो आपके पास यहां से सिग्नल आ रही है फ्रॉम द बफर, it is 3.3 volt and 0 volt because low level signal है। So आप इसमें भी दोनों ही डाले में क्या होगा, you have to take a circuit that will be set to buffer। शाबाश। तो सबसे सिंपली इसको कैसे बता सकते हैं जो इस डब्बे में जाएगा, कॉमन इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये दे दो इनपुट यहाँ पे जो आपका हो रहा है 3.3 वोल्ट एंड 0 यूजर रजिस्टर हियर RB such that when you do 3.3 volt it is gets saturated and when you give 0 volt it gets cut off, so use RC, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेकिन you have to use that, ठीक है। and then out जब आप यहाँ पे 3.3 वोल्ट देंगे it will get saturated, you will get a 0 volt here, and when you give 0 volt here it will be cut off, you will get 12 volt, ठीक है। हो गया ना उल्टा, उल्टा क्या करना है यहाँ पे, फिर से लगाओ इस ट्रांजिस्टर और यहाँ पे एक रजिस्टर और लगेगा RB2 क्योंकि मसला यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। so you have to reduce that voltage, so that will be reduced by this network, this RB2 and the diode है, समझ गया। तो उसके बाद यहाँ पे एक और रजिस्टर प्लस 12 वोल्ट एंड टेक आउट टू हियर। अब जब यहाँ 12 वोल्ट आ गया यहाँ पे जो आया था, it will be reduced by this resistance, ठीक है, and there will be lesser voltage here, but that will again saturate the transistor, so when it will set 12 volt will saturate the transistor, you will get a 0। यहाँ पे जब 0 दिया था यहाँ पे 0 आया, अब जब यहाँ पे 3.3 आया था उस वक्त यहाँ पे 0 हुआ, जिसको भी कटा भी उनका 12 volt। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ऐसे क्लियर है, एंड यू विल गेट एन आंसर मिलेगी ना, बेटा कहना करते सिंपल 1 है तो ऊपर वाली क्या 0 है तो नीचे वाली। अब मसला यहाँ पे सर आपने दिखाया था ना क्लॉक, ये क्लॉक कहाँ गया इस सर्किट में, जिस हिसाब से आपका डेटा बाहर जाए। We don't need the clock to go directly into this because जो डेटा मैं यहाँ से भेज रहा हूँ from buffer तो उसी क्लॉक के हिसाब से ही आ रहा है। So इसका मतलब ये है that input that will be to this transistor here, यहाँ पे जो इसको inputs मिलेंगे 101, 101, ठीक है। That will be obviously according to this clock क्योंकि आपने यहाँ आउटपुट ही निकाला था क्लॉक के हिसाब से। So you will get an output, ये अगर था 3.3 वोल्ट, अब आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट, but it will be same according to the same clock क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पे क्लॉक में चेंज टाइपिंग चेंज नहीं करें बराबर, ठीक है। सो अब आप करो ट्राई फॉर NRZI, ये तो मैंने ही किया। फॉर NRZI, NRZI बोलता है मैं हूं NRZI, no return to 0, invert, why to invert at once, means whenever a 1 will be encountered, means whenever signal will be encountered, obviously it will be a signal, अच्छा, Yes, sir. whenever signal में आपके पास 0 आ रहा है 0 0 0,
लेकिन जो ही वन एनकाउंटर होगा मींस व्हेन इट विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू ठीक है। ये जो अचपानस हम कौन सी ट्रांजिशन रखेंगे, लो टू हाई क्या हाई टू लो, लेट अस से लो टू हाई, तो इसका भी हम यहां पे स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो व्हेन द ट्रांजिशन विल फ्रॉम लो टू हाई व्हाट इट हैज टू डू, इट हैज टू चेंज द प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट हमें पता है ना, प्रीवियस कुछ भी हो सकती है, वो हमने पिछली बार ही देखा। सो यू जस्ट फीड इट टू द टॉगल फ्लिप फ्लॉप ठीक है। सो इट्स द आउटपुट टी। लेट अस सपोज प्रीवियसली द टॉगल फ्लिप फ्लॉप वाज हाई, अब जब आपने वन एनकाउंटर कर दिया इट विल कम टू लो, उसके बाद विल मेंटेन, समझा था ना। फिर कहां तक मेंटेन करेगा, उसके बाद जब ट्रिगर फिर से नहीं मिलेगा, वो कब मिलेगा जब दूसरा वाट आएगा सब उसी के साथ चलेगा, समझे। सो दैट इज द टी फ्लिप फ्लॉप। और ये आउटपुट कहां जाएगा, no return to zero, invert at once means whenever you provide it with zeros it won't do it, the signal will remain same, the last state will be maintained ठीक है। but whenever there will be one, so one तभी आएगा when there will be a low to high transition ठीक है। the पुरानी state will be उल्टी, अगर वो ऊपर था तो नीचे आएगा, स्लाइड में जाना चाहिए। तो आपको पहले डी फ्लिप फ्लॉप लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, केवल नॉर्मल वो लगाओ। हां जब उसको देना है वन, जब उसको ट्रिगर जैसे डिपेंड कर आपने कौन सी ट्रिगर की है। अगर हमने की है लो टू हाई ट्रिगर फिर जब उसको लो टू हाई मिलेगा, अगर हमने की है हाई टू लो ट्रिगर तो फिर वन आने के बाद काम खत्म होगा, हाई टू लो जाएगा तो यहाँ पे से देते हैं। तीसरा होगा पल्स ट्रिगर, पल्स देखेगा बराबर हुआ तो हां पूरा पल्स देखेगा, पूरा पल्स ट्रिगर करेगा ठीक है। तो these are different triggers, so आप कोई भी ट्रिगर इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। so it will be simply converted into your NRZI equal to 0 inverted 1 1 okay। there is one more scheme जो आप इजीली कर सकते हो, that is the RZ scheme can again be easily implemented. कौन सी RZ? Bipolar RZ. If you remember bipolar RZ scheme, उसमें क्या होते थे, तीन states. एक स्टेट उसमें है that is +5, second 0, -5. ये अगर 1 आएगा तो वो ऊपर चढ़ेगा, then it will return to 0. अगर आपके पास 0 आएगा वो नीचे वाला ठीक है। बाकी टाइम पे वो आता है तो 0 है। So can you do it? ये वो असाइनमेंट है आपके लिए ठीक है। बाइपोलर सर्किट का बनाना सर्किट ओके। अब चलिए थोड़ा आगे, अब आप देखिए इस डब्बे में क्या क्या हो सकता है ठीक है ना। व्हाट अबाउट द डब्बा ऑन द अदर साइड, so you got in this dabba there is something like this, the transistor, the second transistor here, the volts, then you have output and the second transistor here like this, then you are output। अब यहाँ पे दूसरे साइड से जो आपके पास डब्बा है उसमें क्या होता है, क्योंकि दूसरे वाले डब्बे को क्या करना है, उसको बिट्स चेंज करना है। It will be ulta, you will have a signal that will be on the input, on the output you have to get the data, and obviously you need the things here also, that is the so simply first of all what you will have to do, you will have to convert it back from 12 volt to 3.5 so that there is not a problem, circuit will be same ठीक है। बस VCC में चेंज करो to 3.3 वोल्ट और प्रॉपर बायसिंग करो, you will get 3.3 वोल्ट। अगर उतना भी नहीं करना है ना, क्योंकि ये हायर से लोअर करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास हायर से लोअर करना है जस्ट 3.3 वोल्ट इज इनफ। वालेकुम सलाम। मास्क वगैरह नहीं आप करो
जाएगा मॉस और एक एक पैटर्न एक टेस्ट पे अगर आप नहीं हो पाएगा मैं वैसे सारी मॉस का मैं उसके मतलब ऐसे ही क्या मॉस So if you use a 3.3 volt zener here, मतलब हम बता रहे हैं because this 3.3 volt zener mode allows voltage more than 3.3 volt to pass, so it will always pass. See, जब जीरो आएगा तो जीरो भेजेगा, जब 12 आएगा तो उसको सीधे 3.3 वोल्ट आगे जाएगा. तो ये सबसे सिंपल चीज जो आप इसमें लगा सकते हो पहले. आगे आपका 3.3 वोल्ट, तो अब जो सिग्नल आपकी है वो 3.3 वोल्ट 0 वोल्ट है. Now what you need to do next in order to get your bit? शाबाश. उसका उल्टा है. यहाँ पे you will need a serial to parallel converter. That means you need a resistor that is called CPO. Serial parallel. But again, that will be determined by the same clock जो आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया. ठीक है? If you have used the clock here 1 kilohertz, it is must that it should be again 1 kilohertz here. ठीक है? या दूसरी चीज जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि स्कीम्स तो डिफरेंट आएंगे ना, the best thing that you can use is called PLL, DPLL. पढ़ा है ना? डिजिटल फेज लॉक PLL, फेज लॉक. ठीक है? तो यहाँ पे PLL बेस्ड कंट्रोल होगा. वो इसी चीज के लिए लगता है कि आपके पास ना जीरो क्रॉसिंग हो रहे हैं, so that you can maintain the clock. That's called PLL, फेज लॉक. बट कौन सा वाला डिजिटल PLL? दूसरा होता है जो FM में लगता है. ठीक है? FM डिजिटल PLL. वो जो PLL आपके पास है, then कोई दिक्कत नहीं, that can check at any interval of time. जैसे फेज लॉकिंग होती है ना, अब जहाँ पे भी इसमें देखना सेंस करना चाहते हो कहाँ पे कितनी वोल्टेज है वहाँ पे. So not divide it at a mid bit interval. क्योंकि mid bit interval में इससे पहले भी बोला है कि तकनीक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? Mid bit interval हमेशा सही रहती है. For example, if about the transmission, because of transmission impairment, इसकी शक्ल ऐसी हो गई. You see, must be point ऐसे ही इसको थ्योरी. ठीक है? Distortion occurs or attenuation occurs. ये बीच वाला पॉइंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर होता है. ठीक है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसमें पढ़ोगे. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होता है पीएचडी का अंदर होता है ऐसे. इसका मतलब किसी कंपोनेंट जो आपके पास होता है ताकि उसका मैक्सिमम पावर. सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है पीक शॉट. ठीक है? तो उसकी वजह से अगर इसमें एटेन्यूएशन भी होगा, डिस्टॉर्शन भी होगा, यानी कि इसकी शक्ल खराब हो गई बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन, ये बनेगी साइन वेव है. मतलब सिर्फ आपका जो पीच वाला पॉइंट है वो पीक ऊपर है. इसीलिए जो PLL नॉर्मल है वो कहां पे अपने फेज को सेट करता है एट द मिड बिट इंटरवल सो दैट यू गेट आउटपुट इन गुड वे. ठीक है? तो एक छोटी सी चीज मैंने बता दी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउ इट द लाइन एनकोडिंग इज डन एट द ट्रांसमीटर साइड एंड हाउ इट इज गेट एट द रिसीवर साइड. ठीक है? मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो इंसेंट में ही रहेंगे.